नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम रूबरू में। मैं हूं सुनील सिडाना। आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो मेहमान हैं वे हैं नीरज कटारिया, जो कि हाल ही में होने वाले श्री सनातन धर्म अरोड़वंश ट्रस्ट मंदिर के अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। इनसे कुछ सवालात हैं, उन सवालों पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो नीरज कटारिया जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटारिया जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं, आपका परिचय दे थोड़ा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है नीरज कटारिया। मैं श्री गंगानगर में पिछले 30 वर्षों से रह रहा हूँ और यहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है गंगानगर में। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और फाइनेंस सेक्टर में मैंने 3-4 कोर्स भी किए हुए हैं। इसी से मैं यहाँ पे ICICI में ब्रांच मैनेजर था पहले, और उसके बाद में HDFC में ब्रांच हेड था। पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से मैंने अपना 3-4 वर्षों से मैंने अपना जॉब छोड़ दिया है और मैं अपने व्यवसाय में हूँ। मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय है, जिसमें हम पीनट्स एक्सपोर्ट करते हैं बीकानेर से, और इंपोर्ट कुछ चाइनीज़ आइटम वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल कटारिया जी, आपने बताया कि आप व्यवसायी हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि एकाएक फिर क्या ऐसा मन में आया कि आपने अध्यक्ष पद की दावेदारी जताई है? इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे समाज में जितनी बुराइयां हो रही हैं, हमारे समाज को जिस तरह से हमारा हर जगह पे हर क्षेत्र में हमारा समाज पिछड़ता जा रहा है। युवा आज समाज से जुड़ना नहीं चाहता, किसी भी व्यक्ति का समाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समाज आपस में विघटित हो रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा है। इन सबको करने के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना ही था, तो उसके लिए हमारी चर्चा हुई है, हमारे बड़े बुजुर्गों से मेरी डिस्कस हुई है, तो उनके आशीर्वाद से मैंने ये सोचा है क्यों ना इसके लिए मैं ही आगे क्यों ना हूँ। कटारिया जी, आपसे पहले इस मंदिर ट्रस्ट के कई चुनाव हो चुके हैं, उन चुनावों में कई अध्यक्ष रह भी चुके हैं। उन अध्यक्ष जो रह चुके हैं उनकी कार्यशैली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अब तक उन्होंने क्या किया, उनसे क्या संतुष्ट हैं आप? अब तक जितने भी अध्यक्ष हुए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वादे किए हैं। उन वादों को पूरा करने के लिए किसी ने कोई भी काम नहीं किया है। किसी ने धर्मशाला का वादा किया, किसी ने अरोड़ा समाज में स्कूल अलग से किया। आज की डेट में हमारे अरोड़ा समाज के 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है। उनके बच्चे 70% लोगों के बच्चे या खुद वो लोग कपड़े वाली किराने वाली दुकानों पे काम कर रहे हैं 10,000 से 12,000 रुपये महीने में। अगर वो खुद 10,000 से 12,000 रुपये महीने में काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आने वाला टाइम कंपटीशन का है। वो कंपटीशन को बच्चों को आगे, उन कंपटीशन में कैसे आगे आएंगे बच्चे? इंग्लिश मीडियम या उनकी कोई काउंसलिंग कैसे होगी? एक्स्ट्रा जो आने वाला है, रिजर्वेशन हमारे पास है नहीं, संसाधन हमारे पास है नहीं, संस्था उसके लिए कुछ कर नहीं रही है। आज की डेट में हमारे समाज के पास इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े रिसोर्सेज है, इतने बड़े संसाधन हैं, और सबसे ज़्यादा हम लोगों की जो हेड काउंट्स है, मतलब 70,000 लोग हम हैं, तो भी हमारा समाज कैसे पिछड़ रहा है? इन सारी संस्थाओं के होने के बावजूद भी हम अगर अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही शिक्षा और चिकित्सा नहीं दे सकते तो कैसे सही होगा ये? तो आपका फिर क्या एजेंडा रहेगा चुनाव के बाद? अगर आप अध्यक्ष बन भी जाते हैं, आपका एजेंडा क्या है? अभी से क्या प्लानिंग है आपके मन में? मेरा सबसे बड़ा एजेंडा जो रहेगा, जो वर्ग हमारा इस संस्था से अछूता रह गया है, जिन तक आज तक कोई लोग पहुँचे नहीं है, 70% लोगों तक, उन तक पहुँचना हमारा सबसे पहला एजेंडा रहेगा। चिकित्सा क्षेत्र में आज की डेट में सबसे ज़्यादा डॉक्टर गंगानगर में तकरीबन 150 डॉक्टर हमारे समाज से हैं। वो डॉक्टर हमारे समाज की सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक उन डॉक्टर्स के पास कोई नहीं गया है समाज की सेवा करने के लिए। उनका कहीं सम्मान नहीं हुआ है। हमारी समाज की इतनी प्रतिभा है हमारे समाज में, उस प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति अखाड़ा बनाया हुआ है इन्होंने हमारी संस्था को, और ये पूरे शहर की संस्था का प्रतिनिधित्व, पूरे शहर के अरोड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, और 40 लोगों का 40 से 50 लोग पूरे समाज को अपना दावा करते हैं भी पूरा समाज हमारे पास है। VIP कल्चर डेवलप कर रखा है। इस VIP कल्चर को सबसे पहला मेरा यही काम होगा, इस VIP कल्चर को ख़त्म करूं और हर वर्ग को मैं अपने साथ जोड़ूं, समाज के साथ जोड़ूं और पूरे समाज को इकट्ठा करूं। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अभी आप समाज की बात कर रहे हैं, श्री सनातन धर्म अरोड़वंश ट्रस्ट मंदिर के चुनाव है या ये समाज के चुनाव है? ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए, स्थिति ये साफ नहीं हो पा रही है। ये मंदिर ट्रस्ट के चुनाव है, लेकिन इस मंदिर ट्रस्ट में पूरे समाज की आस्था है, पूरे हमारे समाज की आस्था नहीं है। आज बनिया वर्ग भी है, आप देख लें, या कोई भी वर्ग देख लें, उन पूरों की सबकी जो नज़र है वो इसी ट्रस्ट के ऊपर है, क्योंकि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व यही ट्रस्ट करती है। इसके अलावा हमारे समाज की
कोई दूसरी ट्रस्ट नहीं है, कोई दूसरी इकाई नहीं है समाज की। पूरे गंगानगर अरोड़ा समाज को प्रतिनिधित्व यही ट्रस्ट देती है। लेकिन जहाँ तक इसके संविधान की बात है, संविधान पर अगर गौर किया जाए तो संविधान में यही लिखा गया है कि ये जो संगठन बनेगा, जो भी संगठन बनेगा उसमें जो सदस्य होंगे वे जो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख करेंगे, ना कि समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। इस ट्रस्ट की देखरेख किस तरह से करेंगे? जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संस्था के पास रिसोर्सेज हैं, वो समाज के लिए ही तो है। समाज का बेनिफिट होगा उसी से समाज आगे आएगा, उसी से समाज जुड़ेगा। आज ट्रस्ट के पास स्कूल है, स्कूल के अंदर अगर 2000 गरीब बच्चों 2000 बच्चे पढ़ते हैं और उनमें से 100-200 गरीब परिवारों के या बच्चे पढ़ते हैं, तो वो समाज के साथ ही तो जुड़ेंगे, तो ट्रस्ट के साथ ही जुड़ेंगे। स्कूलों की जहाँ तक आपने बात की है, हिंदी मीडियम स्कूल बंद कर दिया गया है, इंग्लिश मीडियम चल रहा है। अब हिंदी मीडियम के बारे में क्या है, लग रहा है आपको आगे क्या होगा, वो चलेगा या हिंदी मीडियम स्कूल जो हमारे पुराने प्रधान हैं जोगेंद्र बजाज जी, उन्होंने बंद किया है। उसकी हमने आवाज़ भी उठाई थी उसके खिलाफ, उसकी हमें उन्होंने पूरी कोई जानकारी नहीं दी है। आने वाले समय में हमारा सिर्फ और एक ही एजेंडा है, भी समाज पढ़े लिखे। बिल्कुल, मौजूदा हालात की अगर बात करें तो अभी आप शिक्षा पर ही बात कर लेते हैं। जो आपके ट्रस्ट द्वारा जो चलाए जा रहे हैं स्कूल, वहाँ पर भी जो आप ही की बिरादरी के जो लोग हैं, रोडवा समाज के जो लोग हैं, उन्हीं के बच्चे वहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या कुछ विशेष रियायत देंगे आप वहाँ पर जो रोडवंश जो समाज के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए कुछ छूट मिलेगी वहाँ पर फीस में? सर, मैं आपको यही कह रहा हूँ, हमारे समाज के 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। जो 20% लोग हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन 80% लोग कहाँ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? ठीक है। और यही मैं कह रहा हूँ, कितने टाइम से हम यही लोग, हमारा पूरा का पूरा हमारा संगठन यही कह रहा है भी इन लोगों के लिए हम आज तक हमारी संस्था ने किया क्या है। अगर मैं अध्यक्ष पद पे आता हूँ तो मैं ये आपको वादा करता हूँ, कम से कम 100 परिवारों के घर से एक बच्चा हम इस संस्था में लेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे। और हो सकता है भी अगर हमारे रिसोर्सेज हमारे साथ होंगे तो हम उनके बच्चों को आगे भी हम जहाँ तक हो सके इसका बेनिफिट देंगे। जी बिल्कुल, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद। हर खबर हमारी नज़र। अगर आप खबरों से रखते हैं सरोकार तो हम आपके लिए लाए हैं सेल्फी समाचार। न्यू टुडे 24x7, रहें खबरों से जुड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं नीरज कटारिया जी से, जो कि आगामी होने वाले चुनावों के बारे में हमसे बातचीत कर रहे हैं। कटारिया जी, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि श्री गंगानगर की अगर बात की जाए तो रोड़ा बिरादरी है, उसका राजनीति में अच्छा वर्चस्व है। यहाँ की जो MLA की बात की जाए या फिर MP की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रभावित करती है रोड़ा बिरादरी। तो क्या लगता है, अगर आप अध्यक्ष पद के लिए जीत भी जाते हैं, अध्यक्ष पद के हकदार बन जाते हैं, तो क्या किसी पार्टी में जाना चाहेंगे आप आगे? बिल्कुल नहीं, मेरा पार्टी में जाने का कोई विचार नहीं है। मैंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन भी नहीं की है और ना ही मेरा राजनीति में जाने का कोई भविष्य में मेरा कोई विचार है। दो और युवा जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं, आपके बराबर हैं, कपिल असीजा हैं, अंकुर मिगलानी हैं। आप इन दोनों में से खुद को कितना बेहतर मानते हैं? अंकुर मिगलानी जी के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अंकुर मिगलानी जी के जो दादाजी हैं और पिताजी हैं वो भी ट्रस्ट में अध्यक्ष रह चुके हैं, और उसके बाद अंकुर मिगलानी जी खुद भी इस ट्रस्ट में पिछले 3 सालों से सचिव हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते थे और उन्होंने अभी तक जो नहीं किया है। और कपिल असीजा जी पिछले 3 साल से कोषाध्यक्ष हैं और उससे पहले भी 3 साल से ट्रस्ट में रह चुके हैं। तो मेरी नज़र में उन्होंने अपना जितना वो कर सकते थे ट्रस्ट के लिए उन्होंने कर चुके हैं वो लोग। बिल्कुल, चुनावों की जब बात आती है, जब भी ये चुनाव होने नज़दीक होते हैं, तब कई तरह की आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ता है। अब जो अभी अगर बात की जाए तो बड़ा जो आरोप लग रहा है वो यही लग रहा है कि भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। आप कितना सही मानते हैं इसको? भ्रष्टाचार है सर, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कहीं से कुछ भी देख लें, अकाउंट्स आप ले लें, बैलेंस शीट आप ले लें, चेक करें, आप अपने CA से चेक करवाएं। अरोड़ा समाज की ट्रस्ट का किसी अदर समुदाय के CA से बैलेंस शीट बनवाना और करवाना, वो भी पर्सनल से,
तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, सबूत के साथ आपके सामने लाएंगे। अगर एक मोटी मोटी बात की जाए तो क्या लगता है इन लोगों ने कितना नुकसान पहुंचा दिया गया होगा? अगर आपके मुताबिक मान भी लिया जाए कि भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो उन्होंने कितना नुकसान इस ट्रस्ट को पहुंचा दिया गया होगा? पैसे को छोड़ दिया जाए तो अगर समाज का ही देखा जाए तो समाज का आज की डेट में ट्रस्ट क्या पूरे समाज का जुड़ाव एक तरह से ख़त्म हो चुका है, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है। तो नुकसान की भरपाई और उसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। अभी बार बार आरोप ये भी लग रहे हैं कि इन चुनावों में दूसरी बिरादरी के लोग दखलंदाजी करते हैं। आप इसको कितना सही मानते हैं? और सवाल मेरा यही भी रहेगा कि अगर दूसरी बिरादरी के कुछ लोग जो दखलंदाजी करते हैं तो वो कौन कौन लोग हैं और आप उन पर किस तरह से अंकुश लगा पाएंगे? दूसरी बिरादरी के जो लोग हैं जो इस ट्रस्ट में इंटरफेयर कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। जैसे ही कोई आता है हम आपको उसके बारे में बताएं। थोड़ी स्थिति स्पष्ट कीजिए कटारिया जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि कुछ सदस्यों को यहाँ पर जोड़ने के लिए कई तरह की मनमानियाँ की गई हैं, कई तरह के नियम थोप दिए गए हैं। एक ताज़ा मामले की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास एक रिजेक्शन फॉर्म है आप ही के ट्रस्ट के द्वारा, जो अभी जो मौजूदा कार्यकारिणी है उसने रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि ये नरेंद्र सिंह परूथी का ये फॉर्म है। इनके रिजेक्ट करने के पीछे नरेंद्र सिंह परूथी के मुताबिक ये है कि उनके नाम के बीच में सिंह लगा हुआ है। कितना सही मानते हैं आप इसको रिजेक्शन किया जाए इसका? फॉर्म को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना ये प्रधान के क्षेत्र अधिकार का मामला है और उसके पास पूरी पावर है। वो किसी भी फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। इस फॉर्म के बारे में अभी आपने मुझे बताया है, मैं डिटेल में इसके बारे में कंफर्म करूंगा और फिर मैं आपको चर्चा करके इसके संविधान के अनुसार कितना ये सही है और गलत है फिर मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। बिल्कुल कटारिया जी, धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में पधारने का। और हम यही चाहते हैं कि अगर आप अध्यक्ष पद के का सेहरा आपके सिर पर बनता है तो आप इस ट्रस्ट के जो खामियां हैं उसको तो दूर करेंगे। इसके साथ ही जो लोगों की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। धन्यवाद। हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि रूबरू एक नया कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आपको चर्चित चेहरों से रूबरू करवाएंगे। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।